नमस्कार। माई सेल्फ RL पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। आज मैं MSc मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के पेपर इंटीग्रेशन थ्योरी और फंक्शनल एनालिसिस के एक टॉपिक को प्रेजेंट करूँगा। टॉपिक का नाम है कोशेंट स्पेस ऑफ नॉर्म लीनियर स्पेस। तो इसमें हम ये देखेंगे कि नॉर्म लीनियर स्पेस में कोसेंट स्पेस किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा और कोसेंट स्पेस के बनाक स्पेस होने का जो कंडीशन है उस कंडीशन के साथ एक थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए, तो देखिए, कोसेंट स्पेस डिफ़ाइन करने के पहले कुछ पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोसेट। तो कोसेट में क्या है कि x नॉर्म लीनियर स्पेस है और m उसका सब स्पेस है, जहाँ पर जो फील्ड k है वह या तो रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यदि हम कैपिटल X में एक एलिमेंट लेते हैं तो एक सेट m प्लस x का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि m प्लस x सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M। मतलब m के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें x को प्लस करके जो सेट बनाया गया वो कोसेट होगा। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड कोसेट ऑफ m इन x इन कैपिटल X बाई x। अब उसके बाद जो कोसेंट स्पेस ऑफ ए लीनियर स्पेस, एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन है, इट इज़ ए कोसेंट स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस। तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि ये x y m एक सेट डिफाइन करते हैं। उसी तरीके से x लीनियर स्पेस है, m उसका सब स्पेस है। तो जो x बाई m को हम क्या कह सकते हैं कि x बाई m इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ m इन x। जितने भी कोसेट्स होंगे उनका सेट है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ ए लीनियर स्पेस ओवर k। अब उसमें जो कॉम्पोजिशन है ये कॉम्पोजिशन है, मतलब ये जो हमने सेट डिफाइन किया है x बाई m, ये x बाई m फील्ड के पर लीनियर स्पेस है और वहाँ पर जो ऑपरेशंस हैं, मतलब पहला ऑपरेशन x बाई m के दो एलिमेंट को कैसे प्लस करेंगे, मतलब ये एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, और x बाई m के एक एलिमेंट में स्केलर मतलब फील्ड के एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये लीनियर स्पेस होता है के पर, और यही जो लीनियर स्पेस है, दिस लीनियर स्पेस x बाई m इज कॉल्ड कोसेंट स्पेस ऑफ x बाई m। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो x बाई m का जीरो एलिमेंट है या x बाई m का जो जीरो वेक्टर है ये m ही होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग एक थ्योरम देखते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और इसी थ्योरम को प्रूफ करने के बाद हम नॉर्म लीनियर स्पेस का जो कोशेंट स्पेस है एक्चुअल में उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसका इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे थ्योरम है कि लेट x बी ए नॉर्म स्पेस ओवर द फील्ड k एंड लेट m बी ए क्लोज सब स्पेस ऑफ x। अब जब आपने कहा कि m बी ए क्लोज सब स्पेस ऑफ x, तो x बाई m डिफ़ाइन हो जाएगा, मतलब जो लीनियर स्पेस में कोसेंट स्पेस है वो डिफ़ाइन हो जाएगा। लेकिन इसको x बाई m जो है वो लीनियर स्पेस होगा, लेकिन उसको नॉर्म लीनियर स्पेस बनाने के लिए उसमें एक नॉर्म की ज़रूरत होगी। तो इसमें ये कह रहा है कि हम x बाई m में एक नॉर्म डिफ़ाइन करते हैं। नॉर्म सफिक्स में q लगा है, तो उसको मतलब हमको क्वेश्चन के लिए समझना है कि नॉर्म ऑफ x q सच दैट x बाई m टू आर डिफाइंड बाई दिस नॉर्म ऑफ x प्लस m q इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x प्लस m सच दैट m बिलोंग्स टू कैपिटल M। अब ये देखिए, जो इन्फीमम के अंदर में ये जो नॉर्म है, इस नॉर्म और इसमें अंतर है। ये जो नॉर्म ऑफ x प्लस m है वो x में जो नॉर्म डिफाइन है वो है। यहाँ पर x
कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, एम कैपिटल एम का एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली जो एक्स प्लस एम होगा वो कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से एक्स बाई एम के एलिमेंट में नॉर्म डिफाइन किया हुआ है। अब ये प्रूफ करना है कि जो एक्स बाई एम है वो इस नॉर्म के साथ नॉर्म लीनियर स्पेस है या नॉर्म्ड स्पेस है। और आगे हमको प्रूफ करना है कि यदि एक्स बनाक हो जाए तो एक्स बाई एम भी बनाक स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यदि और ये जो x बाई एम यहाँ पे नॉर्म्ड स्पेस आएगा, x बाई एम ये जो नॉर्म्ड स्पेस आएगा, यही नॉर्म स्पेस x का कोसेंट स्पेस कहलाएगा। और यदि x बनाक है तो जो x बाई एम है वो x का कोसेंट बनाक स्पेस भी हम इसको कहेंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कोसेंट नॉर्म स्पेस के लिए जो x बाई एम हम लेते हैं या जो m लेते हैं वो क्लोज सब स्पेस होना चाहिए। यदि जब हमने लीनियर स्पेस में कोसेंट स्पेस डिफाइन किया है तो वहाँ पर हमने m को केवल सब स्पेस कहा है, लेकिन जब आप नॉर्म्ड स्पेस का कोसेंट स्पेस डिफाइन करोगे तो वहाँ पर जो m होगा दैट विल बी क्लोज सब स्पेस। जब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करते समय हम इस बात को देखेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे ये है, ये आप पहले बता चुके हैं, एक्स बाई एम ये जानते हैं, ये जो है एम इज जीरो वेक्टर ऑफ एक्स बाई एम। और ये जो कोसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप वेक्टर स्पेस में पढ़े हुए हो, एक्स प्लस एम इज इक्वल टू वाई प्लस एम इफ़ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एम, एक्स प्लस एम इज इक्वल टू एम इफ़ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एम। ये यहाँ पर आगे जब हम थ्योरम प्रूफ करेंगे तो उसमें यूज़ होंगी। अब हम सबसे पहले इस थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नॉर्म डिफाइन हुआ है एक्स बाई एम में, उसको हमको नॉर्म प्रूफ करना पड़ेगा। एक्स बाई एम में नॉर्म है, मतलब हमको बताना पड़ेगा कि जो नॉर्म की जो प्रॉपर्टी n1 n2 n3 है उसको वो सेटिस्फाई करती है। तो हमने एक्स बाई एम में एक एलिमेंट लिया एक्स प्लस एम। अब चूँकि कैपिटल एक्स नॉर्म स्पेस है तो जो n1 वहाँ प्रॉपर्टी है, x प्लस स्मॉल m ऑब्वियसली मैंने बताया x का एलिमेंट है। तो ये जो नॉर्म ऑफ x प्लस m बिलोंग्स टू ज़ीरो फॉर ऑल x प्लस m बिलोंग्स टू x प्लस m, यहाँ पे कंडीशन आएगी। अब जब सारे के सारे नॉर्म ऑफ x प्लस स्मॉल m जीरो से बड़े हैं तो उनका इन्फीमम भी जीरो से बड़ा होगा और ये जीरो से बड़ा हो गया। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है n1 वो आप देख पा रहे हो कि वो सेटिस्फाई होगी। अब देखिए जो n2 प्रॉपर्टी है, n2 में आप देखिए हमको ये प्रूफ करना है कि नॉर्म ऑफ x प्लस कैपिटल एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ x प्लस एम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दो पोर्शन में होगा। सबसे पहले हमने मान लिया कि x प्लस कैपिटल एम इज इक्वल टू m, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉर्म ऑफ x प्लस एम निकालेंगे तो ये m आ गया, फिर इसका मतलब है जीरो प्लस m, फिर यहाँ पे डेफिनीशन लगेगी तो जीरो प्लस स्मॉल m आ गया। अब नॉर्म ऑफ जीरो प्लस स्मॉल m मतलब नॉर्म ऑफ m, तो ये आपको ये एलिमेंट हो गया जीरो के बराबर। जीरो के बराबर क्या हुआ, क्योंकि कैपिटल m में भी जीरो वेक्टर होगा, मतलब एक बार हम स्मॉल m का मान जीरो भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर एक उस सेट में एक वैल्यू जीरो भी आएगी, इसलिए इसका मान जीरो हो गया। अब इसको कन्वर्स करते हैं मतलब नॉर्म ऑफ x प्लस एम क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो ले लिया और हमको प्रूफ करना है x प्लस एम इज इक्वल टू एम प्रूफ करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो है x प्लस एम इज इक्वल टू एम मतलब वो x बाई एम का जीरो वेक्टर से मतलब है। तो अब उसके बाद हमने यहाँ पे ये ले लिया, फिर यहाँ पे ये डेफिनीशन हो गई नॉर्म की जो डिफाइन हुई है। अब यहाँ पर ये जो सेट है इसका इन्फीमम जीरो है, दैट मीन्स जीरो इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट। जो जीरो है वो उस सेट का लिमिट पॉइंट होगा। अब लिमिट पॉइंट होगा तो आपको मालूम है कि यदि कोई भी एलिमेंट किसी सेट का लिमिट पॉइंट है तो हमको उस सेट की एक ऐसी सीक्वेंस मिलती है जो उस पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करती है। तो ये लिमिट है, लिमिट आपको मिलेगी एम के सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स प्लस एम के इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इससे ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लिमिट के टेंस टू इन्फाइनाइट माइनस एम के इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब आप देखो जो माइनस एम के है
वो m में है। सो x इज लिमिट पॉइंट ऑफ m, मतलब जो x है वो m का भी लिमिट पॉइंट हो गया, क्योंकि जितने भी m के हैं वो m में है, और सारे m के का जो आपका और m के की जो लिमिट है वो x है। तो x इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ m, बट m इज़ क्लोज्ड, सो m कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। तो x आपका m में आ गया, और जब x m में आ गया तो x प्लस m इज इक्वल टू m। तो जो n2 है, n2 ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अब हम देखते हैं n3। तो n3 में आप देखिए कि तो जो n3 है एक्चुअल में ट्राइंगल इनइक्वालिटी है। तो हमने x बाई m में 2 एलिमेंट लिया, फिर इन दोनों को सम किया, तो अब जो कोशेंट स्पेस में डिफाइन है वो से ये आपका आ गया। अब यहाँ पर इसकी जो नॉर्म की प्रॉपर्टी है, इसका एक एलिमेंट x प्लस m1 प्लस वाई प्लस m2 सच दैट m1 m2 बिलोंग्स टू m। अब यहाँ पर ये जो नॉर्म है वो x का नॉर्म है, तो यहाँ पे x की ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग गई। अब उसके बाद जो इन्फीमम की प्रॉपर्टी है कि इन्फीमम ऑफ a प्लस b यदि सेट के रूप में लेंगे तो इससे ही आ जाएगा। अब ये आपका हो गया दिस एंड दिस, तो आप ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी आपकी आ गई। अब हम देखते हैं n4। तो n4 में आपने एक एलिमेंट x बाई m में लिया और एक अल्फ़ा फील्ड में लिया, अल्फ़ा नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये जो नॉर्म ऑफ a प्लस एक्स वाली जो प्रॉपर्टी है वो हम लेते हैं। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उससे ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम नॉर्म जो x बाई m में नॉर्म की डेफिनीशन है वो इन्फीमम ऑफ अल्फ़ा x प्लस m अप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद ये देखिए कि जो m डैश इज इक्वल टू हम m अपॉन अल्फ़ा यदि पुट करेंगे तो इस तरीके से m का मान ये हो जाएगा। अब इसमें से आप अल्फ़ा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर जो नॉर्म जो x लीनियर स्पेस है उसकी प्रॉपर्टी से ये मॉड ऑफ अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, और ये आपका नॉर्म ऑफ अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ x प्लस m क्यू हो गया। तो इस तरीके से जो x बाई m में नॉर्म डिफाइन किया गया था, उस नॉर्म वो जो नॉर्म है वो n1 n2 n3 और n4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसलिए ये जो तो इस प्रकार से x बाई m बना नॉन लीनियर स्पेस हो गया। अब थ्योरम का जो अगला पार्ट है कहता है कि यदि x बनाक स्पेस है तो x बाई m भी बनाक स्पेस होगा। तो हमने ये मान लिया कि x बनाक स्पेस है, वी विल प्रूव दैट x बाई m बनाक स्पेस। तो आपको मालूम है कि यदि x बाई m को बनाक स्पेस प्रूव करना है तो पहले तो वो नॉन लीनियर स्पेस होना चाहिए, फिर आपको प्रूफ करना होगा कि वो कंप्लीट है। कंप्लीट है मीन्स एवरी कॉसी सीक्वेंस इन x बाई m इज कन्वर्जेस टू ए पॉइंट ऑफ x बाई m। तो हमने क्या किया कि एक सीक्वेंस लिया, कॉसी सीक्वेंस लिया x बाई m में। अब आप देखिए कि जो x बाई m इस जो सीक्वेंस इस तरीके से क्यों लिखा है कि x बाई m के जो पॉइंट होते हैं वो x प्लस m टाइप के होते हैं, तो इसलिए जो इस सीक्वेंस के जो टर्म है वो भी उसको xn प्लस m टाइप से लिया गया है। अब देखिए कि हम यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं। अब जो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनीशन है जो आपने पढ़ा है कि नॉन लीनियर स्पेस में कि नॉर्म ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन वाली, तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लिया। तो जो कॉसी सीक्वेंस की डेफिनीशन है उससे हमको एक ऐसा इंटीजर n1 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि व्हेन एवर mn ग्रेटर इक्वल टू n1 द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस माइनस mth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस इज लेस देन एप्सिलॉन मीन्स 1/2। अब इसमें यदि हम पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दें m इज इक्वल टू n1 भी हो सकता है, तो हमने m इज इक्वल टू n1 ले लिया, तो ये इक्वेशन आपको मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए हम कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन में कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, तो हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ले लिया। तो अब हमको एक ऐसा इंटीजर मिलेगा n2
बी में चूज n2 ग्रेटर देन n1। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आप n2 का मान n1 से बड़ा क्यों ले सकते हैं कि जब हमको n2 मिलेगा, जैसे मान लीजिए n2 आपको 15 मिला और n1 आपका 10 है, तब तो कोई बात नहीं है, n2 ऑलरेडी n1 से बड़ा है। लेकिन यदि n2 का मान 10 से छोटा हो गया तो हम n2 का मान 10 से बड़ा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि 10 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो 16 के लिए भी होगी, 18 के लिए भी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम n2 का मान इस तरीके से मान सकते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब इसमें भी हम पर्टिकुलर कंडीशन लगा देते हैं। तो पर्टिकुलर कंडीशन में m इज इक्वल टू यदि हमने n2 रख दिया तो ये जो मान है ये इस तरीके से आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि अब चूंकि आपका जो इक्वेशन 2 यहाँ पर है, उस 2 में जो 2 है वो 2 सेटिस्फाइज ऑल दोज इंटीजर विच आर ग्रेटर देन n1। अब चूंकि हमने n2 को n1 से बड़ा लिया है तो ये जो कंडीशन है, जो इक्वेशन नंबर 2 है, वो n2 के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पर xn प्लस m जो है ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ xn2 प्लस m माइनस xn1 प्लस m इज लेस देन 1/2। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसी प्रोसेस को यदि हम फिर से अप्लाई करेंगे, देखो जैसे पहले हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 के लिए ये कंडीशन इक्वेशन नंबर 2 लेके आए, फिर हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर लिया तो ये कंडीशन लेके आए जिसमें से n1 ग्रेटर देन n2 है, फिर पर्टिकुलर केस लिया, फिर इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ किया तो ये आया। अब इसी तरीके से यदि हम एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 क्यूब लेते हैं तो वहाँ पर हमको n3 जो मिलेगा वो n2 से बड़ा मिलेगा। और उसी सेम प्रोसेस को यदि हम यूज़ करें, मतलब फिर इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करेंगे, यदि n3 n2 से बड़ा है तो यहाँ पर जब हम यदि कंडीशन अप्लाई कर देंगे x n की जगह पे n3 रख सकते हैं तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो 1/2 स्क्वायर वाली कंडीशन भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, तो इसको यदि हम जनरलाइज करते हैं तो जनरलाइज करने से आपको क्या मिलेगा? यदि जनरलाइज करने से आपको मिलेगा कि नॉर्म ऑफ x n k प्लस 1 प्लस m माइनस x n k प्लस m इज लेस देन 1/2 k। और जहाँ पर जो n1 n2 n3 मिल रहा है, n1 सबसे छोटा है, फिर n2 है, फिर n3 है, तो इसका मतलब जो n1 n2 n3 है इट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो अब इसको यदि हम जनरलाइज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? इन जनरल बी ऑप्टेन मोनोटोनिक ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस nk of positive integer such that this condition will be satisfied। अब ये जो nk है मोनोटोनिक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की, तो जो ये जो हो जाएगा उसी के करस्पॉन्डिंग यदि हम टर्म लेंगे x nk x n1 x n2 तो दिस इज द सब सीक्वेंस ऑफ दिस। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि दिस नाउ वी विल प्रूव दैट दिस सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn प्लस m इज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। इसका मतलब इसको हम क्यों प्रूफ करेंगे? बिकॉज वी नो दैट कि इफ ए कॉसी सीक्वेंस हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन दैट कॉसी सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्योंकि आपको यहाँ पे बताना क्या है? आपको x/m को कंप्लीट बताना है, तो कंप्लीट बताने के लिए आपने एक सीक्वेंस लिया था ये x/m में, अब इसी को x/m में कन्वर्जेंट बताना है। तो हमको जो ये सब सीक्वेंस मिली है, कौन सी सब सीक्वेंस? x nk प्लस m, इसको हम कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे। अब आपका जो इक्वेशन नंबर 5 था, इक्वेशन नंबर 5 आप को मैं एक बार दिखा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 5 कहाँ पर है? ये इक्वेशन नंबर जो 5 है
तो आप देखिए जो इक्वेशन नंबर 5 में आप देखेंगे कि नॉर्म ऑफ एक्स एन टू प्लस एम माइनस एक्स एन वन प्लस एम इज लेस देन 1/2। तो अब इसके जो नॉर्म की डेफिनेशन है वो इन्फीमम से होता है, मतलब आपको एक ये जो पहला जो सेट है और जो दूसरा सेट है इनमें कम से कम एक एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि जिसका नॉर्म जो है वो हाफ से कम होगा। तो उसी जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन को यूज़। तो इसमें देखिए कि जो इक्वेशन 5 है उसमें से हमको एक एलिमेंट y1 इसमें मिलेगा और एक एलिमेंट y2 इसमें मिलेगा कि इनका जो नॉर्म है 1/2 से कम हो जाएगा। इसी तरीके से जो इक्वेशन 6 है उसमें एक y3 मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि वी कैन फाइंड ए सीक्वेंस y k बिलोंग्स टू x n k प्लस 1 सच दैट norm of yk plus 1 minus yk is less than 1/2 to the power k for k is equal to 1 2 3। अब इस सब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट। तो आप देखिए कि यदि हम k ग्रेटर देन r लेते हैं तो ये जो कैलकुलेशन उसको समझिए कि नॉर्म ऑफ yk माइनस वाई आर, तो इसमें एडजस्ट कर दिया गया ब्रैकेट्स में माइनस वाई के प्लस वन, वाई के प्लस वन, इस तरीके से वाई आर तक लिया गया। फिर इसमें नॉर्म की जो प्रॉपर्टी है जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है उससे ये यूज़ किया गया। अब आपके जो पीछे जो इक्वेशंस आए हैं दिस लेस देन 1/2 k माइनस 1/2 k माइनस 2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर आप जीपी से इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आप यहाँ पर ये कहते हैं कि यदि k ग्रेटर देन r है तो नॉर्म ऑफ वाई के माइनस r इज लेस देन 1/2 r माइनस 1। अब यहाँ पर हम r की वैल्यू इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि 1/2 r माइनस 1 एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो कंडीशन प्रूफ हुई इससे प्रूफ हो गया कि द सीक्वेंस वाई के इज ए कॉसी सीक्वेंस इन x। अब चूंकि x कंप्लीट है तो x कंप्लीट है तो यहाँ पर एक ऐसा x कंप्लीट है तो ये जो सीक्वेंस है वो x के ही किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगा। सो देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू x सच दैट दिस लिमिट विल बी y। अब यहाँ से ये आपको कंडीशन मिल गया, इसको हमने एडजस्ट किया तो अब यहाँ से आपको क्या मिला कि नॉर्म ऑफ x n k प्लस m माइनस y प्लस m इज टेंस टू 0 एज k टेंस टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू y प्लस m एंड y प्लस m बिलोंग्स टू x बाई m बिकॉज y बिलोंग्स टू x। तो अब ये प्रूफ हो गया। आप ये कह सकते हो कि द स्कॉसी सीक्वेंस x बाई n हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस इन x बाई m, सो x बाई n इज कन्वर्जेंट इन x बाई m। अब ये जो x बाई n है वो कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट होने पर x बाई m क्या हो गया, बना के स्पेस हो गया। तो इस थ्योरम से आपको ये समझना है, फिर से मैं इसको, कि यदि x लीनियर स्पेस है और m सब स्पेस है तो x बाई m कोशेंट स्पेस होगा x का m द्वारा एज ए लीनियर सब स्पेस। लेकिन यदि x नॉन लीनियर स्पेस है तो m आपका क्लोज्ड सब स्पेस है। तो क्लोज सब स्पेस यदि होगा उसी कंडीशन में हम x बाई m को नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं, और वो जो x बाई m है उस केस में कोसेंट नॉन लीनियर स्पेस कहलाएगा किसका, x का। और यदि आपका x बना की स्पेस है तो जो x बाई m है वो भी क्या हो जाएगा, बना की स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है पहले भी आप देख चुके हैं, m को जब हम क्लोज्ड सब स्पेस कहते हैं तो आपको मालूम है कि x जो है, जो नॉन लीनियर स्पेस है वो मैट्रिक स्पेस होता है। तो m जो है वो क्लोज्ड है एज ए मैट्रिक स्पेस, मतलब x को मैट्रिक स्पेस लेने पर m जो है वो क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर क्लोज सब स्पेस का जो मतलब है वो ये है। तो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम से जो कोशेंट नॉर्म लीनियर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्टेब्लिश होता है। यदि हम कोशेंट नॉर्म स्पेस को डिफाइन करना चाहें तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इफ़ x इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस एंड m
be closed subspace, then x by m is a norm linear space with the norm defined in this theorem, that x by m is called quotient norm space of x by m। और यदि x बना के स्पेस है तो x by m भी क्या हो जाएगा, बना के स्पेस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कोशेंट स्पेस का जो थ्योरम है वो प्रूफ हुआ। और आप अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम का प्रूफ आपको हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। थैंक यू।